कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करे थे, बिल्कुल सही, कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करे थे, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का थ्योरी ऐसा था जो आगे के क्लास में, मतलब आगे के चैप्टर से हमने बोरो किया, लेकिन वो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, वो उसको आपने समझ लिया। तो पहला हमने देखा कि कैसे गैल्वेनोमीटर बनता है, बाद में गैल्वेनोमीटर से एमीटर, एमीटर से वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज से पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एकदम लल्लू चीज है, लेकिन उसको लोग थोड़ा पहली बार जानते हैं तो थोड़ा घबराते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में ज्यादा कुछ नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं पोस्ट ऑफिस बॉक्स कैसे डील करना है। हालांकि ये लास्ट क्लास में बता चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी से करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा मेटल का स्ट्रिप है। इस मेटल के स्ट्रिप में एक पॉइंट P है, दूसरा एक पॉइंट A है, फिर दूसरा पॉइंट B है और तीसरा पॉइंट C, मतलब ये स्क्रू है, इनमें वायर टाइट करे जा सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों जंक्शंस, इन दोनों स्क्रू के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम का, और इधर कोई रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का। मतलब ये रेजिस्टेंस को P लिख दिया, ये रेजिस्टेंस को Q लिख दिया। P और Q एक ही रेजिस्टेंस है, और यहां पे C है। अब इधर से लेकर इधर तक एक लंबा रास्ता है। इस लंबे रास्ते में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, मतलब यहां 1 ओम है, फिर 2 ओम है, फिर 3 ओम है, फिर 4 ओम है, फिर 5 ओम है, फिर 6 ओम है, फिर 7 ओम है, ऐसे करके बढ़ते हुए, जैसे 1 ओम है, 2 ओम है, 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है, ऐसे बढ़ते हुए रेजिस्टेंस लगा दिए। तो कोई कहता है यार हमको चाहिए रेजिस्टेंस 28, तो 28 में मैं 16 ओम हटा दूंगा, मतलब 16 ओम वाला की होगा, सभी की होंगे तो एक एक करके की हटा देते। तो 16 ओम का की हटा दिया, 16 हो गया। फिर 8 ओम का की हटा दिया तो 16 प्लस 8 24 हो गया। फिर 4 ओम का की हटा दिया तो 24 प्लस 4 28 हो गया। तो सर ये तो 28 हो गया। ऐसे बीच के कोई भी रेजिस्टेंस को आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कीज हटा हटा के बना सकते हैं। फिर ये सारे रेजिस्टेंस यहां से यहां तक, मान लो 500 रेजिस्टेंस है, मतलब 500 ओम तक का रेजिस्टेंस है, तो मैं 500 ओम तक का अननोन रेजिस्टेंस भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये P और Q के वैल्यूज ऑलरेडी फिक्स हैं, और यहां पे वो अननोन रेजिस्टेंस लगाया जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। X का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और फिर बैटरी लगाना है और गैल्वेनोमीटर लगाना। मैंने आपको बताया था कि ABCD 4 पॉइंट हो गए। अब बैटरी और गैल्वेनोमीटर डायगोनल में लगाते हैं, यानी अगर मैं बैटरी लगा दूं A और C के बीच में, तो फिर गैल्वेनोमीटर लगेगा B और D के बीच में। मान लीजिए मैंने गैल्वेनोमीटर, ये D पॉइंट लिखा, और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी यहां लगा दिया। B और D के बीच में बैटरी लगा दिया। अब मैं पूछता हूं आपसे, गैल्वेनोमीटर कहां लगाओगे? तो आप कह दो भाई A और C के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। अब ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। क्या सवाल पूछा? उसमें बैटरी का कनेक्शन दे दिया, पूछा गैल्वेनोमीटर कहां लगाएंगे, तो बैटरी कनेक्शन दे दिया, यानी एक डायगोनल फिक्स कर दिया, तो दूसरे डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगा दो। करेक्ट है क्या? यह सवाल आ चुका है। अब इसमें क्या सवाल बनते हैं? ज्यादा कुछ सवाल नहीं बनते हैं। आपको हो सकता है ऐसे बोल दे कि हमने P का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया और Q का वैल्यू हमने 10 सेलेक्ट किया। P का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया, Q का वैल्यू 10 सेलेक्ट किया, और R का वैल्यू निकाला, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 310 पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आया, तो X का वैल्यू बताओ, फाइंड X। ऐसा बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 310 जब आया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 आया, फाइंड X। बस ऐसे दे दिया जाएगा। तो आपको बस ऐसे सोचना है कि अगर हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करें और यहां पे A, B, C और D लिखें, और B और D के बीच में बैटरी लगा दें, और A और D के बीच में, A और C के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो और यहां पे P लिख दें, B और C के बीच में Q लिख दें, C और D के बीच में R लिख दें, और इसके बीच में A और D के बीच में X लिख दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P बाय X इक्वल टू Q बाय R। कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे अपॉन ऐसे कर सकते हो, ऐसे अपॉन ऐसे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो Q अपॉन R, अब R उधर भेज दिया तो X का वैल्यू हो गया P अपॉन Q इंटू R। अब इसमें P अपॉन Q का वैल्यू दिया 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 इंटू 310, आंसर आया X का वैल्यू 31 ओम। तो ये सर्किट क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए।
चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, 5 हो गए। छठवां नंबर है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी है, इसको हम ऑक्सिलरी बैटरी या प्राइमरी बैटरी या मेन बैटरी कहेंगे, प्राइमरी बैटरी। और ये जो सर्किट है ये भी प्राइमरी लूप है, प्राइमरी लूप है, ये पोटेंशियोमीटर का लूप है। ये इसका रियोस्टैट या इंटरनल रेजिस्टेंस या सम रेजिस्टेंस हो सकता है जो इस बैटरी के साथ सीरीज में लगाया। ए भी एक यूनिफॉर्म वायर है जो बैटरी के साथ हमने ऐसे फ्रेम में टाइट करके जैसे मीटर ब्रिज में लगा रखा था वैसे लगा रखा है। आप समझ लो, एक बैटरी लिया, एक रियोस्टैट लिया और बैटरी से कनेक्शन लेके ऐसे रियोस्टैट सीरीज में लगा के 2 पॉइंट के बीच में फिक्स एक सीधा वायर लगाया है। ये वायर का नाम AB है और AB एक यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म वायर का मतलब इसका रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बदलेगा लेकिन इसका एरिया पूरा थ्रू आउट कांस्टेंट है, इसका रेजिस्टिविटी भी थ्रू आउट कांस्टेंट है। एक ही मटेरियल से बना है और पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू सेम है थ्रू आउट द वायर, मतलब मोटा पतला नहीं है। हाँ, इसको प्राइमरी बैटरी को ड्राइवर सेल भी कह सकते हैं, यानी ये जो पोटेंशियोमीटर को रन करने वाला बैटरी यही है, ये प्राइमरी बैटरी है। ये पोटेंशियोमीटर के साथ मिलती है, ये पोटेंशियोमीटर के साथ होती है। अगर तुमने बोला एक दुकानदार से कि भैया एक पोटेंशियोमीटर बांध देना जरा, तो वो पोटेंशियोमीटर में ये 4 चीजें देगा, बैटरी, रियोस्टैट, वायर, ये वाला स्ट्रेट वायर और ये गैल्वेनोमीटर, 4 चीजें देगा और साथ में 4-5 अलग से कनेक्शन वाले वायर देगा। वो बोलेगा देखो बैटरी को स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करना है और स्ट्रेट वायर को रियोस्टैट से होते हुए बैटरी से कनेक्ट करना है। तो बैटरी, रियोस्टैट और ये स्ट्रेट वायर यूज हो गया। अब एक वायर, एक्स्ट्रा वायर ऐसे ए पॉइंट से कनेक्ट करके टांग देना है और एक स्लाइडर कॉन्टैक्ट जिसको हम जॉकी कहते हैं उसको स्लाइडर से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से दूसरा एंड, ऐसे 2 एंड फ्री छोड़ देने हैं। मान लो इस एंड का नाम C और इस एंड का नाम D हो, तो C और D को उन 2 पॉइंट से कनेक्ट करेंगे जिन 2 पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने की डिवाइस का नाम पोटेंशियोमीटर है। टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सर उसके लिए तो वोल्टमीटर बनाया था, लेकिन मैंने बोला था वोल्टमीटर एक नॉन आइडियल डिवाइस है जो कभी भी सही से आंसर नहीं देती। मतलब जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल डिवाइस है, इससे आने वाला आंसर एकदम 100% करेक्ट होता है। यानी पोटेंशियोमीटर से एक बार आंसर कैलकुलेट करा तो वो आंसर सही, और वोल्टमीटर से आंसर कैलकुलेट करा पोटेंशियल डिफरेंस का तो वो आंसर उतना सही नहीं होगा, उसमें एरर आता है, इसमें नहीं आता। चलिए, तो प्राइमरी सर्किट में क्या हो रहा है वो समझना। वायर AB इज यूनिफॉर्म वायर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड along लेंथ AB, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ है, लेंथ AB इज कांस्टेंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर AB। मैं आपको फिर से समझाता हूं। मान लीजिए ये 15 वोल्ट का बैटरी है, मान लीजिए, हमको सॉल्व नहीं करना, मान लीजिए ये 15 वोल्ट का बैटरी है
जिसमें से 5 वोल्ट रियोस्टैट पे चला गया है। 15 वोल्ट के बैटरी का 5 वोल्ट रियोस्टैट और इंटरनल रेजिस्टेंस ने ले लिया, तो वायर ए बी के लिए कितना वोल्ट बचा है, जबकि ये दोनों पूरा लूप बना रहे हैं और सीरीज है। 15 वोल्ट का बैटरी में से 5 वोल्ट इसके लिए है मान लो, तो बताओ वायर ए बी के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस बचा। आप कहेंगे 15 में से 5 इसका, तो वायर ए बी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। अगर मैंने बोला वायर ए बी का लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो ये जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये 100 सेंटीमीटर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली का मतलब हर सेंटीमीटर में 0.1 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां पे अगर 10 वोल्ट का पॉइंट है और यहां मैंने 0 वोल्ट का पॉइंट इमेजिन करा, तो यहां से 1 सेंटीमीटर आगे आओगे तो 0.1, 2 सेंटीमीटर आगे आओगे 0.2, 3 सेंटीमीटर आगे आओगे 0.3, 10 सेंटीमीटर आगे आओगे तो 1 वोल्ट, 20 सेंटीमीटर आगे आओगे तो 2 वोल्ट, 30 पे आओगे तो 3 वोल्ट, 40 पे आओगे तो 4 वोल्ट, 50 पे आओगे तो 5 वोल्ट, 60 पे आओगे 6 वोल्ट, 70 आओगे 70 वोल्ट, 7 वोल्ट, ऐसे ही 100 सेंटीमीटर पे आओगे तो 10 वोल्ट। पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो प्रॉपर्टी है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ है। इसको कह रहे हैं कांस्टेंट है, और इसको ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझ लो, यहां से कोई वायर कनेक्शन अभी नहीं है, तो क्या गैल्वेनोमीटर में ऐसे जा जाके करंट टपकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इस वायर में भी करंट नहीं है। तो प्राइमरी सर्किट वाले बैटरी से करंट निकल के इस वायर से होता हुआ वापस जा रहा है। प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये दोनों वायर अभी किसी से कनेक्ट नहीं किए, तो इनमें कोई करंट नहीं है। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग भी 0 है, सारा करंट इसमें ही चल रहा वायर में। पूरे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी वायर पे है और यूनिफॉर्म करंट है और यूनिफॉर्म वायर है, तो पूरा लेंथ पे इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस VAB बाय L को मैं या तो म्यू बोल देता हूं या E बोल देता हूं, और मैं डेल्टा VAB बाय टोटल लेंथ L कह देता हूं। इस बात को याद रखना, ये प्राइमरी सर्किट के वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन ये EP एंड रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी लूप में जो रेजिस्टेंस है, जैसे रियोस्टैट और वायर AB, उन रेजिस्टेंस के वैल्यू पे और प्राइमरी सर्किट की बैटरी पर डिपेंड करेगा ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ भी उसी पे डिपेंड करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को लिखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट म्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऑल्सो नोन एज, AKA ऑल्सो नोन एज। अंग्रेजी के बहुत सारे उसमें पढ़ा होगा आपने, जब कोई गुंडा बदमाश, जैसे कि क्या होता है ना, क्या चलिए आगे बढ़ते। हाँ, अब हमने इसमें 2 चीजें करनी है। पहला, टू फाइंड और कंपेयर EMF ऑफ अ बैटरी। मान लीजिए यहां पर 2 बैटरी मैंने लगाए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, और इनमें से E1 बैटरी जो है वो नॉन EMF की बैटरी है, और E2 वाली जो बैटरी है वो अननोन EMF की बैटरी है। जब हमने E1 वाले बैटरी को कनेक्ट किया है सेकेंडरी सर्किट में, यानी कि नीचे C और D वाले वायर से, यहां पे कनेक्शन C था,
यहां पे गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन डी था। सी और डी के वायर में स्विच को 1 से कनेक्ट किया है, तो दूसरा वाला बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है, केवल फर्स्ट वाला बैटरी कनेक्टेड है। फिर इस स्लाइडर को मैंने ऐसा खिसकाया 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 कि ये किसी लेंथ एल पर जाकर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 देने लगेगा। अब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 देने का मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 तब होता है जब ऊपर वाले ब्रांच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है नीचे वाले ब्रांच के पोटेंशियल डिफरेंस से मैच कर जाए। मैं एक हाँ भाई, आवाज अब आ गई वापस। चलिए देखिए, मैंने ऐसे करा है कि ये कोई वायर ए बी है। ये वाला जो वायर है, आप आराम से एक बार समझना, अभी कुछ मत लिखो। एक वायर ए बी है, मैंने बोला इसकी वायर का यूनिफॉर्म नेचर ऐसा करता है कि इसमें यूनिफॉर्मली पोटेंशियल ड्रॉप कर देता है। मतलब अगर इसका एक पॉइंट 10 का है और दूसरा पॉइंट 0 का है, मतलब इस वायर पे अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो बीच वाला पॉइंट 5 वोल्ट का होगा। अगर इधर से तुम 40 सेंटीमीटर जाओगे तो 4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। अगर 30 सेंटीमीटर जाओगे तो 3 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पोटेंशियल दिखेगा। तो यहां पे ये वायर ए पॉइंट पर मान लो 10 वोल्ट का है और बी पॉइंट पर 0 वोल्ट का है। मैंने इस ए पॉइंट से एक पॉइंट सी निकाल दिया है और एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू डी निकाल दिया है। अब मैंने मान लीजिए नीचे वाले सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना था। मान लो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है और मैंने इसको यहां 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया बिना रेजिस्टेंस के वायर से, तो ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट हो गया। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है सेकेंडरी सर्किट में, तो ये पॉइंट 10 वोल्ट से 6 वोल्ट नीचे आओगे तो ये पॉइंट 4 वोल्ट का है। और यहां से कनेक्शन लेके एक गैल्वेनोमीटर को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ लगा दिया। अब अगर गैल्वेनोमीटर का ये जो दूसरा वाला एंड है जॉकी वाला, अगर ये 7 वोल्ट के पॉइंट से कनेक्टेड होगा तो ऊपर 7 है और नीचे 4 है, तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो होता हुआ दिखेगा। आप इसको अभी फिर और राइट में चलाइए, तो अब ये 6 पे है, नीचे वाला 4 पे है, तो करंट 6 से 4 की तरफ आता हुआ दिखेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। फिर थोड़ा आगे ले जाओगे तो गैल्वेनोमीटर 5 पे भी डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर खिसक के 4 पे पहुंचेगा तो ऊपर वाला भी पॉइंट 4 का है और नीचे वाला भी, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। अब याद रखिए कि अगर ये वोल्टेज 10 वोल्ट है और नीचे वाला वोल्टेज 10 वोल्ट से कम है, तो कोई ना कोई पॉइंट नीचे वाले वोल्टेज को जरूर बैलेंस कर लेगा। क्या ये बात समझ गए? अगर ऊपर के रास्ते में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और नीचे के सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से कम है, तो नीचे के पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर के किसी ना किसी पॉइंट से तो बैलेंस होना ही है। अगर नीचे 5 वोल्ट होता तो 5 वाले पॉइंट से ये मैच कर जाता।
अगर नीचे 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता, ये पॉइंट 10 का है और ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, तो ये यहां पे 7 होता। तो अगर हम 10 से लेकर चलते चलते 7 वाले पॉइंट पे टच करते, वैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता। हम समझ जाते कि ऊपर वाले वायर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे भी उतना है। आप समझ लो, सर हमें यह पता थोड़ी ना है कि ये 6 वोल्ट है, यही तो पता लगाने हम आए हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि अगर ये नहीं पता है, लेकिन ऊपर वाले में तो पता है कि ये 4 वोल्ट का पॉइंट है, तो 10 वोल्ट एक एंड है, 4 वोल्ट दूसरा एंड है, तो whatever potential difference is created between A and J is the same potential difference which is brought between C and D। क्या अंग्रेजी समझ में आई? ज्यादा बोल दी क्या? फिर से सुनो, जो भी A और J यानी कि A पॉइंट से जॉकी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस C और D से मैच कर गया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। अरे लल्ला, यहां पे 10 है और यहां 4 है, तो ऊपर कितना डिफरेंस हुआ? बोल रहा है 4 वोल्ट ऊपर हुआ सर, 6 वोल्ट नीचे हुआ, कैसे मैच कर गया? ऐसे ऐसे तो लोग हैं यार, बहुत मजा आ जाता मुझे। ये 10 है भाई, लल्लू टाइप बात मत करो, देसी नहीं हो तुम लोग, सुनो ध्यान से। ये 10 वोल्ट का पॉइंट है और ये 4 वोल्ट का पॉइंट है, तो ऊपर कितने का डिफरेंस है? आप बोले हाँ सर, ऊपर 6 वोल्ट का डिफरेंस है, और यहां भी 10 है, यहां 4 है, नीचे कितने का डिफरेंस है? 6 वोल्ट का डिफरेंस है। तो 6 से 6 मैच कर गए तो गैल्वेनोमीटर कहेगा डिफ्लेक्शन नहीं देंगे। तो यहां से लेंथ मेजर करनी है आपको, तो आपने देखो बस कहानी यही है, जैसे जैसे इसको खिसकाएंगे, जिस लेंथ में मेजर, जिस लेंथ पे बैलेंस होगा उस लेंथ को हम, जैसे अगर ये बैलेंस होगा तो कितने सेंटीमीटर लेंथ पे होगा? आप बोल रहे हैं ये 6 वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 100 सेंटीमीटर पे है। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू जो भी CD का वोल्टेज आपने मेजर किया है डिवाइडेड बाय A से J का लेंथ। आप ये A से J का लेंथ समझ पा रहे हैं किसको बोल रहा हूं मैं? A से J का लेंथ जितना है वो VAB, AB का पूरा लेंथ डिवाइडेड बाय AB का, मतलब AB का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन AB का पूरा लेंथ इक्वल टू CD का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन A से J का लेंथ। तो क्या इस तरह का फॉर्मूला कुछ बना पाओगे? हाँ, सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि सर 10 से बड़ा ले ले तो प्राइमरी बैटरी और बड़ी लेनी पड़ेगी, यानी जो बैटरी को हम मेजर कर सकते हैं वो इसके लिमिट से छोटा होगा तभी मेजर करेंगे। तुमने बोला नहीं, हम चाहते हैं कि प्राइमरी से बड़ा बैटरी मेजर करो, तो मैं कहूंगा जाओ जाके खेलो बच्चे, ये तुम्हारे काम की नहीं है। ये प्राइमरी बैटरी इससे बड़ी होनी चाहिए, VAB का वोल्टेज बड़ा होना चाहिए। अगर सर हमने बड़ा बैटरी ले लिया तो तुम यहां से यहां तक खिसकाते रहोगे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आ रहा है तो तुम समझ गए कि भाई 2 चीजें हो सकती है, उनमें से एक चीज है कि यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे बैटरी नीचे वाले वोल्टेज से कम ड्रॉप है, इसलिए बीच में बैलेंस नहीं होगा। चलिए, तो अब मैं सीधा काम की बात करता हूं, जो फॉर्मूले बनने हैं उन फॉर्मूले की बात करते हैं। आप लोगों को कहानी तो समझ में आ गई। सर्किट बनाने में कभी आलस मत करना। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाने में आलस करते हैं। चलिए, सर्किट यह है कि अगर E1 का बैटरी कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर 0 होने पर, फॉर गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0, बैलेंसिंग लेंथ इज L1। तो मैं लिखूंगा VAB बाय L, टोटल बाय टोटल इक्वल टू E1 बाय L1। आपने कहा सर ये कैसे पता चला कि यहां C से D का पोटेंशियल डिफरेंस E1 है? क्योंकि हमने तो पढ़ा था बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस और EMF अलग होता है। तो आपको कैसे पता चला? मैंने कहा
कि जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा तो इस रास्ते में करंट जीरो होगा, नीचे वाला रास्ता तो कनेक्टेड ही नहीं है, यानी कि जो भी करंट गैल्वेनोमीटर में होगा वो इस रास्ते में भी होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो है तो इस रास्ते में करंट जीरो है। और जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं करता तो बैटरी का ईएमएफ ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब सी से डी के बीच में अगर E1 की बैटरी लगी है तो सी से डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 ही होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये ओपन सर्किट है। तो यहां से यहां और यहां से यहां जोड़ा तो ये E1 वोल्टेज के बराबर का लेंथ एल आ गया। तो मैंने बोला जो भी वोल्टेज मेजर करोगे उसके लेंथ से डिवाइड कर दो। जैसे टोटल वोल्टेज VAB है तो टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, और E1 बैलेंस कर रहे हैं तो E1 बाई L1 VAB बाई L। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरे केस में, सेकंड केस में, जब E2 कनेक्टेड है और बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गई, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे सेम VAB बाई L इक्वल टू E2 बाई L2। अगर इसको VAB बाई L छोड़ दिया जाए तो हम लिख सकते E1 बाई L1 इक्वल टू E2 बाई L2। अगर मुझे लेंथ L1 और L2 पता है, अगर मुझे लेंथ L1 और L2 पता है तो हम तुरंत लिख सकते हैं कि E1 और E2 में जो नोन है वो रख दोगे तो जो अननोन है वो आ जाएगा। क्योंकि बीट्स ये वाला जो सर्किट है ये तब काम कर रहा है जब गैल्वेनोमीटर जीरो है, और गैल्वेनोमीटर जीरो है मतलब ओपन सर्किट है, तो ये काम ही तब करता है जो ओपन सर्किट है, तो ये सही रिजल्ट देता है। वोल्ट मीटर लगाने से बैटरी का ईएमएफ पता नहीं चलता, क्योंकि वोल्ट मीटर करंट खा के आंसर देता है, और वोल्ट मीटर जैसे ही करंट खींचेगा ईएमएफ का आंसर नहीं आएगा, वोल्टेज का आंसर आएगा। बहुत इजी है ये। आपको बस जो बैलेंसिंग लेंथ दिया है उसके जो वोल्टेज दिया है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ से डिवाइड करना है और टोटल बाय टोटल के इक्वल कर देना, बस यही करते रहना है। जो इतनी बात समझ गया उसकी हो गई बल्ले बल्ले। अब दूसरा इसमें यही है कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो पहले मैंने 1 पे रखा था स्विच, बाद में 2 पे रखा। जब 2 पे रखा तो E2 वाला बैटरी कनेक्टेड है, अब E1 वाला नहीं कनेक्टेड है, तो यहां पे बैलेंसिंग लेंथ L1 से बदल के L2 हो जाएगा और E2 बैलेंस हो जाएगा। तो E2 बाई L2 इक्वल टू VAB बाई L कर देंगे। दूसरा इसमें एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये जो बैटरी E की है ये प्राइमरी बैटरी है, यहां E की बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो स्मॉल r अननोन है, और कैपिटल R नोन रेजिस्टेंस है, नोन। ये हमने जानबूझ के लगाया है, ये हमें पता है इसका वैल्यू, ये रखेंगे और स्मॉल r का वैल्यू निकालेंगे। पहले स्विच ओपन है, स्विच ओपन होगा तो VAB बाय L का वैल्यू E बाय L1 के इक्वल है। स्विच ओपन, गैल्वेनोमीटर जीरो, बैलेंसिंग लेंथ L1। आप समझ गए कि ये जो बैटरी E है अगर वो L1 लेंथ पे बैलेंस हो, स्विच ओपन हो, तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि नीचे जा नहीं सकता, ऊपर जा नहीं रहा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है। थोड़ा दिमाग लगाइए। अभी हम 2-3 सवाल करेंगे इसके, आपको हंसते हंसते सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड केस में स्विच को क्लोज कर दिया, बहुत ध्यान से देखना। अगर स्विच क्लोज कर देंगे, ये स्विच को क्लोज कर दिया, देखो मैंने, अब ये स्विच क्लोज हो गया। देखो आज ऐसा बना के भी लाया हूं कि बटन दबाता हूं स्विच क्लोज हो जाता है। स्विच क्लोज हो गया तो यहां से करंट निकल के नीचे वाले ब्रांच में जाएगा
इवन इफ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो हमने इस जॉकी को तब तक खिसकाया जब तक बैलेंसिंग लेंथ बदल के L2 हो गया, और जैसे ही बैलेंसिंग लेंथ आया L2, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया। लेकिन उस समय भी सर्किट में करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा था। तो ये सर्किट में जब स्विच क्लोज था तो सेकेंडरी सर्किट मतलब इस सर्किट में जो करंट है उसका वैल्यू है E अपॉन R प्लस R। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, ये दोनों सीरीज हो गए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अब है वो ईएमएफ के बराबर नहीं है। इस पॉइंट को C लिखते हैं, इस पॉइंट को D लिखते हैं। तो VCD का जो वैल्यू है वो ER अपॉन R प्लस R है। ये पहले भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के केस में लिखा था, ER अपॉन R प्लस R। शायद किसी को याद होगा। CD, C से D का पोटेंशियल डिफरेंस पहले E था। जब करंट फ्लो नहीं करता है तो E होता है। स्विच ओपन करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा तो E होगा। लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तो E से बदल जाएगा, E माइनस IR हो जाएगा। उसका वैल्यू ER अपॉन R प्लस R है। तो हमने बोला गैल्वेनोमीटर 0 करके अगर बैलेंसिंग लेंथ L2 आ जाए, L2, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, VCD अपॉन L2 इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। CD की जगह लिख दिया ER अपॉन R प्लस R अपॉन L2। तो आप देखो पहला इक्वेशन था ये और दूसरा इक्वेशन है ये। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दे तो E से E कट जाएगा, VAB बाई L VAB बाई L से कट जाएगा। तो आ जाएगा R अपॉन R प्लस R अपॉन L2 इक्वल टू 1 अपॉन L1। E से E कट गया, L2 ऊपर भेज दिया और इनको पलट के फिर माइनस कर दिया। तो आंसर आया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, L1 बाय L2 माइनस 1। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं और डेराइव भी कर सकते हैं तुरंत। नहीं भी रट के जाना तो भी वोल्टेज निकाल के सीधा बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको सर्किट दो बार सॉल्व करना पड़ा। एक बार स्विच ओपन था तब E को बैलेंस कर लिया L1 लेंथ पे, और एक बार स्विच क्लोज करा, स्विच ओपन है तो E ही है, यहां पे L1 पे E है, और स्विच क्लोज करा तो E माइनस IR हो गया। वो बैलेंस को होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये डिस्चार्जिंग बैटरी होगी, E माइनस IR। आपको याद होगा अगर ये 4 वोल्ट की बैटरी होती तो मान लो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था। अगर इसका करंट फ्लो होने लगा और ये 3 वोल्ट का वोल्टेज आ गया तो ये 30 पे बैलेंस होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए, length of a potentiometer wire is L. A cell of EMF E is balanced at length L by 3 from positive end of the wire. If length of the wire is increased by L by 2, what will the same length give a balance point? यानी कि पहले लिखा VAB by L equal to E upon L by 3, L by 3, ये हुआ पहला इक्वेशन। और दूसरा लिखा है VAB बाय, अब बोल रहा है कि ये लेंथ L से L by 2 और बढ़ा दो, यानी कि 3L by 2 कर दो। और हमें पता लगाना है E के नीचे अब जो लेंथ L1 आएगा उसका वैल्यू। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, E से E कट गया, VAB से VAB कट गया, L से L कट गया, इसको ऊपर भेज दिया, चला गया 3 इंच। हाँ, ये हो सकता है VAB भी चेंज हो जाए, लेकिन अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं उसको, है ना, डायरेक्ट बैटरी लगा रहे हैं।
क्योंकि प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज प्रिडिक्ट करना अभी मुश्किल है। ये 3L/2 है, यहां पे 2V/3L हो जाएगा, ये बीच में L से L टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 अंदर डिनोमिनेटर में, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ये मान के चल रहे हैं कि VAB में कोई चेंज नहीं आया, वैसे VAB में चेंज आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आया, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। L/2 आंसर आ गया। A potentiometer wire has length 10 meter and resistance 10 ohm. It is connected to a battery of EMF 11 volt, internal resistance 1 ohm, then potential gradient in the wire, यानी म्यू का वैल्यू चाहिए। एक प्राइमरी बैटरी 11 वोल्ट की है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। ये जो वायर AB है, AB वाला वायर, ये 10 मीटर का है और 10 ओम का है। तो 10 ओम और 1 ओम यानी कि 11 ओम हो गया, यानी करंट का वैल्यू इसमें 1 एम्पियर आ गया, तो 1 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगा। तो VAB वाले वायर का वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर लिखना पड़ेगा। करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, यहां 1 लिख दिया, रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर 10 है, 10 लिख दिया, आंसर आ गया 10 वोल्ट। तो ये AB वायर 10 वोल्ट का है और 10 मीटर का है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है टोटल लेंथ, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट का है, लेंथ भी 10 मीटर का है, 1 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वायर के अंदर, 1 वोल्ट पर मीटर। In the figure, the potentiometer wire AB has length L and resistance 9R. It is joined to a battery of cell D of EMF E and internal resistance R. अब अगर ये 9R का है और ये R का है, तो प्राइमरी बैटरी एक सीरीज बैटरी, एक सीरीज सर्किट होता है। सेकेंडरी सर्किट को उसमें कभी काउंट नहीं करना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, तो इसका करंट कभी डिस्टर्ब नहीं होता, ये ऊपर वाला करंट अपना कांस्टेंट सीरीज करंट चलता है। तो हमने बोला प्राइमरी बैटरी का जो करंट है वो EMF अपॉन 9R प्लस R हो जाएगा, यानी E/10R। और वोल्टेज अक्रॉस वायर AB लेंगे तो I प्राइमरी बैटरी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर करना पड़ेगा। प्राइमरी बैटरी E अपॉन 10R की है करंट, और रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर इज 9 ओम, 9R ओम, R से R कैंसिल कर दिया, तो 0.9 E का वोल्टेज आ गया AB वायर का। अब नीचे वाला जो सेल है वो E/2 का है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो EMF बैलेंस होता है, क्योंकि सर्किट में करंट 0 हो जाता है। तो सेकेंडरी सर्किट में करंट 0 मतलब ये बैटरी ओपन सर्किट जैसी है, और ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर E-IR नहीं होता, E/2। तो E/2 बैलेंस करना है, तो E/2 अपॉन बैलेंसिंग लेंथ L इज इक्वल टू टोटल VAB अपॉन टोटल लेंथ L। तो इसको सॉल्व किया तो E/2 अपॉन लेंथ L इज इक्वल टू 0.9 E अपॉन लेंथ L। E से E कैंसिल हो गया, L का वैल्यू इधर, इसका इधर, तो स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L अपॉन 0.9/2। ऊपर 10 लिख देते, 10 से कैंसिल कर देते 5, आंसर आ जाएगा 5L/9। क्या लिखा कि जिसको बैलेंस किया अपॉन उसकी बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू टोटल वोल्टेज ऑफ AB अपॉन टोटल लेंथ।
जिसको बैलेंस किया अपॉन उसका बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। बैलेंस किया अपॉन बैलेंस वाले का लेंथ, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। बैलेंस किया अपॉन बैलेंस वाले का लेंथ, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। एक बार और बोलूं, जिसको भी बैलेंस किया अपॉन उसी का बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल बाय टोटल। इससे क्या बार बार नहीं बनाना पड़ रहा, एक जिसको भी बैलेंस कर रहे हैं तो सर यहां तो E/2 को बैलेंस कर रहे हैं तो E/2 को बैलेंस किया तो E/2 अपॉन E/2 का बैलेंसिंग लेंथ वो तो पता लगाना है तो उसको ले लो ना L यार कुछ, इक्वल टू टोटल वोल्टेज, ये देखो टोटल वोल्टेज 0.9 लिख दिया और डिवाइड बाय उसका लेंथ, पूरा लेंथ L है वो लिख दिया। In the given potentiometer circuit, length of the wire AB is 3 meter. Length of wire AB is 3 meter and resistance is 4.5. तो यहां का रेजिस्टेंस 4.5, यहां का 0.5, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5। टोटल बैटरी भी की है 5, तो AB वायर में करंट हो गया 1 एंपियर। करंट 1 एंपियर हो गया तो VAB का वैल्यू IAB इंटू RAB हो गया। IAB 1 एंपियर है, RAB 4.5 है, तो आंसर 4.5 वोल्ट आ गया। बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। इस सवाल का आंसर यह है बच्चों, मैं आपको एक बार बताता हूं कि क्या गड़बड़ हो चुका है। वैसे तो आप लिख सकते हैं VAB बाय L, L इक्वल टू E1 बाय L1। तो VAB बाय L का मतलब है VAB है 4.5 डिवाइडेड बाय लेंथ का वैल्यू है 3 मीटर इक्वल टू E1 का वैल्यू है 3 और लेंथ L1 का वैल्यू निकालना है। 3 इंटू 3 9 होता है, तो L1 का वैल्यू आ जाना चाहिए 9/4.5 यानी कि 2 मीटर आना चाहिए। फिर भी आंसर है नन ऑफ दीज। आंसर नन ऑफ दीज क्यों है? क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये बैटरी रिवर्स लगी है, रिवर्स। ध्यान दो, ये बैटरी उल्टा लगा हुआ, रिवर्स लगा। रिवर्स का मतलब है इसका लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल उल्टा लगा है इस बैटरी के मुकाबले। ऐसे में कोई भी नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ नहीं आ सकती। इसका लॉजिक समझना। लॉजिक ये है कि जब ये हायर पोटेंशियल है और इधर वाला लोअर पोटेंशियल है और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 है, मैं मान लो इस पॉइंट को 0 वोल्ट बोल दूं तो ये वोल्टेज आ जाएगा 4.5 वोल्ट। अब मैंने इससे इसको कनेक्ट किया और यहां कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला वायर, ये वाला जो टर्मिनल है, इसका वोल्टेज भी है 4.5 वोल्ट और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहां पे ईएमएफ का वैल्यू 3 वोल्ट है। तो अगर ये लोअर पोटेंशियल 4.5 है तो हायर पोटेंशियल 3 वोल्ट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि लोअर से हायर जाएंगे 3 वोल्ट ऐड करना पड़ेगा। तो 4.5 में 3 वोल्ट ऐड करो तो 7.5 वोल्ट आ गया। मतलब कि गैल्वेनोमीटर का ये जो एंड है 7.5 वोल्ट का होगा। अब 7.5 वोल्ट के जॉकी को इस वायर में तुम खिसका रहे हो जिसके सारे पॉइंट 4.5 से छोटे हैं। 4.5 है तो यहां कहीं 4 होगा, फिर 3.5 होगा, 3 होगा, 2.5 होगा, 2 होगा, 1.5 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो यहां पे जब खिसकाते जा रहे हैं तो सारे नंबर 4.5 से छोटे हैं, जबकि उल्टा बैटरी लगाने से ये 4.5 से बड़ा हो गया। तो कभी भी रिवर्स बैटरी लगाने से कोई भी नल पॉइंट पता नहीं मिलता। अगर ये लेंथ 10 मीटर लंबी भी कर दे तो भी आपको कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वायर में सारे पॉइंट 4.5 वोल्ट से छोटे हैं और जबकि ये बैटरी उल्टा लगाते ही लोअर पोटेंशियल 4.5 तो हायर पोटेंशियल 4.5 से ज्यादा हो गया। अगर ये 0.1 वोल्ट का भी बैटरी होता तो भी नल पॉइंट नहीं मिलता। इफ बैलेंसिंग लेंथ
is not found at any point on wire AB। ये बड़े ही सिंपल दोनों बातें हैं। तो इसका एक रीजन हो सकता है, देयर मे बी वन ऑफ टू रीजन। वन रीजन इज कि प्राइमरी बैटरी इज स्मॉलर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन वायर AB। वायर AB पे जिस वोल्टेज को तुम बैलेंस कर रहे हो या जिसका वोल्टेज निकाल रहे हो, अगर उससे छोटा बैटरी प्राइमरी सर्किट में लगा है तो कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके वायर AB में कोई भी पॉइंट वायर AB में अगर बैलेंसिंग लेंथ पर वोल्टेज छोटा है और तुम जिसको बैलेंस कर रहे हो उसका वोल्टेज बड़ा है, मतलब प्राइमरी बैटरी 3 वोल्ट की है, वायर AB 3 वोल्ट का है, और तुमने कहा कि 5 वोल्ट के बैटरी को बैलेंस करो नीचे से, तो तुम कहोगे यार 5 वोल्ट तो आएगा ही नहीं, इसमें 3 वोल्ट की रास्ते में 5 वोल्ट वाला पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में आपको कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा कि जो वायर AB है उसका हायर पोटेंशियल सर्किट के हायर पोटेंशियल पॉइंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो इफ टर्मिनल्स पॉइंट A which is if point A which is higher potential point than B is connected to lower potential point among CD, point B is connected to higher potential। तो नीचे जो CD वाला ब्रांच है उसमें उल्टा कनेक्शन हो गया। अगर A पॉइंट CD के लोअर पोटेंशियल से और B पॉइंट CD के हायर पोटेंशियल साइड से कनेक्टेड है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पिछले सवाल में यही हो रहा था, रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग साथ साथ करते चलिए जरा। प्राइमरी बैटरी 4 वोल्ट की है, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, वायर AB है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB 8 ओम का है। एक कनेक्शन यहां से बैटरी लगाई, दूसरा कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से। लेंथ ऑफ वायर AB 100 सेंटीमीटर है।
क्या लिखा? इफ S1 and S2 आर बोथ क्लोज्ड, बोथ ओपन। यहां S1 है, स्विच लगा है, या S2 है, स्विच लगा है। S1 and S2 आर बोथ ओपन। बैलेंसिंग लेंथ इज is $75 centimeter. Find balancing length when S1 closed and S2 open. प्राइमरी सर्किट अगर देखें, यानी ऊपर वाला लूप देखें, तो टोटल रेजिस्टेंस है 8 + 2। टोटल करंट है 4 वोल्ट का बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, करंट हो गया 0.4 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 × 8 किया तो 3.2 ओम का वोल्टेज, सॉरी 3.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब क्योंकि हमको ये बैटरी बैलेंस करनी है और स्विच S2 ओपन है, यानी कि बैटरी केवल EMF E की है, नीचे का सर्किट क्लोज नहीं है, तो करंट 0 है। S2 ओपन तो करंट 0। बैलेंसिंग लेंथ 75 सेंटीमीटर है, तो EMF E का वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, E/75 = 3.2/100। ये कैंसिल कर दिया 3 से, ये कैंसिल कर दिया 4 से, 4 को ये कैंसिल कर दिया 0.8 से, तो EMF का वैल्यू आया 3 × 0.8 यानी कि 2.4 वोल्ट। यानी नीचे वाला जो बैटरी है उसका EMF 2.4 वोल्ट आ गया। लेकिन सवाल EMF ऑफ द बैटरी नहीं पूछा गया है कि बैलेंसिंग लेंथ तब बताओ जब S1 क्लोज्ड हो और S2 ओपन। अब हमने S1 को क्लोज कर दिया। जब S1 को क्लोज किया तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट से हट जाएगा, यानी ये जो पूरा वायर AB है केवल यही बैटरी के साथ रह जाएगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, VAB का वैल्यू डायरेक्टली 4 वोल्ट आ गया। लेकिन ये जो नीचे वाला बैटरी है 2.4 ही है, क्योंकि S2 अगर हम ओपन रखेंगे तो भी नीचे वाले सर्किट में करंट 0 रहेगा। तो मैंने ऊपर का वोल्टेज 4 वोल्ट अपॉन ऊपर का लेंथ 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.4 वोल्ट जो बैलेंस करना डिवाइडेड बाय उसका बैलेंसिंग लेंथ L। तो L का वैल्यू कैलकुलेट करा 100 × 2.4/4, कैंसिल किया 0.6, तो आंसर आया 60 सेंटीमीटर। ऊपर थोड़ा स्क्रीन कट हो गया, लेकिन आप थोड़ा मान लीजिए वहां पे S क्लोज्ड लिखा है। अगर S1 को क्लोज करें, S1 को क्लोज्ड रखें, तो ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी करंट इधर से चलेगा, ऊपर के ब्रिज से होता हुआ बैटरी में चला जाएगा
रेजिस्टेंस वाले रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो उधर से सारा करंट निकल जाएगा, तो सारा ऊपर से निकल जाएगा, तो ये सर्किट से गायब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको। अब केवल 10 ओम का रजिस्टर, ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है उसको पूरा 4 वोल्ट मिल जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर 4 वोल्ट इसको मिल जाएगा तो अभी VAB की जगह हम जो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ लिखते थे 4/100 लिखना पड़ेगा। सवाल ये है कि सर S2 फिर क्यों लगाया जब इसको ओपन ही रखना था। अगला पार्ट ऐसा बना सकते हैं, उसको आप घर पे करना कि इफ S1 ओपन एंड S2 क्लोज्ड, S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ $50 सेंटीमीटर आ गया। फिर से देख लो, अगर S1 को ओपन और S2 को क्लोज करा तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको बताना है फाइंड R, यानी स्मॉल r का वैल्यू बताना है। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ when S1 S2 both closed। जरा सवाल लिख लो, आप घर पे ट्राई करना। अगर S1 को ओपन और S2 को क्लोज करा तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर आया, ऐसा सवाल में दिया है। क्वेश्चन पूछा स्मॉल r का वैल्यू बताइए। दूसरा सवाल पूछा व्हेन दोनों को क्लोज कर दे तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आएगा। अब हेडिंग लिखिए RC सर्किट। RC सर्किट इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट सर्किट्स। इस सर्किट में चार्ज और करंट वेरी विद टाइम, समय के साथ बदलता हुआ चार्ज, समय के साथ बदलता हुआ करंट दिखाई देगा। ट्रांजिएंट सर्किट, इसमें इनिशियल स्टेट से स्टेडी स्टेट आने में थोड़ा टाइम लगता है। सर कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो इनफाइनाइट टाइम सर हम कैसे निकालेंगे, वो मैं बताता हूं इनफाइनाइट टाइम कैसे निकालते हैं। आरसी सर्किट, पहला सर्किट हम कर रहे हैं चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट का मतलब है इनिशियल चार्ज कैपेसिटर में 0 है और हम स्विच को क्लोज कर देंगे, स्विच को क्लोज करेंगे एट t इक्वल टू 0। तो जब स्विच को क्लोज करेंगे उससे पहले कैपेसिटर में कोई चार्ज या वोल्टेज नहीं है। जैसे ही बैटरी लगेगा, बैटरी से कोई करंट फ्लो होकर कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा। जैसे जैसे कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, बैटरी का कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ने लगेगा। और बैटरी का और कैपेसिटर का आपस में लड़ाई है। जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, जिससे कि फर्दर चार्जिंग डिफिकल्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से करंट फ्लो करता है। मान लीजिए बैटरी 10 वोल्ट की है, कैपेसिटर 0 वोल्ट का है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, कैपेसिटर का 0 है, तो बैटरी कहेगी मेरे पास ज्यादा पोटेंशियल है, मैं तुम्हें चार्ज दूंगा, तो बैटरी से फटाफट चार्ज जाएगा। लेकिन कैपेसिटर में जैसे ही थोड़ा चार्ज जाएगा और वो मान लो 2 वोल्ट पर चार्ज हो गया, तो बैटरी और कैपेसिटर के बीच में केवल 8 वोल्ट बचेगा। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कराने के लिए 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो फिर रेजिस्टेंस कहेगा यार करंट कम होता जा रहा है, यानी चार्जिंग की स्पीड कम होती जा रही है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, फटाफट चार्ज होगा, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर भरने लगेगा, बैटरी से उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा, तो वो उसकी फर्दर चार्जिंग थोड़ा स्लो होने लगेगी। धीरे 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 कैपेसिटर फाइनली फुल चार्ज पे हो जाएगा। फुल चार्ज के समय कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ से मैच करता हुआ दिखेगा। ये बैटरी का ईएमएफ है, इसके बराबर आ जाएगा कैपेसिटर का। लेकिन सर्किट कैसे सॉल्व करना है? हमने मान लिया एट t इक्वल टू t करंट का वैल्यू I है
और चार्ज का वैल्यू Q है। तो सर्किट ऐसा बनाया T इक्वल टू टी पे कि कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हो चुका है और इसका चार्ज Q है, और इस सर्किट में उस समय करंट फ्लो कर रहा है I, ये बैटरी लगी है। तो हमने बोला कि तीनों का जो वोल्टेज का सम है क्लोज लूप पे 0 होगा, तो कैपेसिटर से चलते हैं, यहां से घूम के यहां पे ऐसे करके आएंगे, तो -Q/C -IR इक्वल टू +E ना, +E इक्वल टू 0। IR को उधर भेज देते हैं, तो E -Q/C इक्वल टू IR। I को लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, यहां पे रख देते। तो आंसर आया EC -Q/C इज dQ/dt इंटू R। अब थोड़ा मैथमेटिकल है, dt ऊपर ये नीचे, तो आएगा dQ अपॉन EC -Q इक्वल टू dt अपॉन RC। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस इंटीग्रेशन से चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा। बिल्कुल सही कहा हर्षवीर सिंह ने कि रेडियो एक्टिविटी की तरह ये इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल सही। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में दो फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, एक बनाते हैं ऐसे मटेरियल का जिसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसका नंबर टाइम के साथ डिक्रीज होता था, और एक इक्वेशन बनाते थे डॉटर न्यूक्लियस का। डॉटर न्यूक्लियस मतलब जिसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल ए है जो डिसइंटीग्रेट होकर बी बन रहा है, तो बी का नंबर टाइम के साथ बढ़ता जाएगा और ए का नंबर टाइम के साथ घटता जाएगा। ये बी जैसा ग्राफ है, इसमें चार्ज का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, चार्ज का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। स्विच क्लोज कर दिया, T इक्वल टू 0, बहुत ही लेके आया हूं मैं। तो हमारा चार्ज का वैल्यू आया dQ अपॉन EC माइनस Q इंटीग्रेशन dt बाय RC। इंटीग्रेशन में माइनस है बाहर, तो इसमें भी माइनस आ जाएगा। इंटीग्रेशन बना ln EC माइनस Q, 0 से Q चार्ज गया और माइनस T बाय RC हो गया। ये माइनस इस माइनस Q की वजह से बाहर आया है, उधर भेज दिया। ln हटाएंगे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा EC माइनस Q बाय EC, क्योंकि Q की जगह 0 डालेंगे तो EC आएगा, इक्वल टू e रेस्ट पावर माइनस T बाय RC। EC को उधर ले जाके उधर माइनस कर देते तो Q का वैल्यू आ जाएगा EC 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस T बाय RC। RC का ये जो डायमेंशन लेस होता है, ये पूरा ये टाइम है, नीचे भी टाइम का ही फैक्टर होना चाहिए, तो CE 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ का वैल्यू हो गया RC, इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। सेम थिंग इज कॉल्ड मीन लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी, एवरेज लाइफ। रेडियो एक्टिविटी जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये जो टाइम कांस्टेंट यहां पे दिख रहा है, वहां पे मीन लाइफ, इसका नाम होगा मीन लाइफ। अभी रेडियो एक्टिविटी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने की बात थोड़ी ना, हम पढ़ाएंगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन यहां मैंने लिख दिया दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू और सिमिलर टू द टर्म ऑफ नेम मीन लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ। अगर मैं करंट के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये करंट का फंक्शन E बाय आर ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय आर सी। अगर हम दोनों ग्राफ को भी बनाएं तो चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ 0 से बढ़ के मैक्सिमम EC तक जाएगा। CV होता है ना, Q इज इक्वल टू CV, यहां पे CV है, बढ़ के CV तक। और अगर हम करंट का फंक्शन बनाए तो करंट का इनिशियल वैल्यू E बाय आर है और वो घट के 0 की तरफ जाए।
बच्चों ये दो रिजल्ट अच्छे से याद करने में, हालांकि आपको एक रिजल्ट और याद कराता हूं, वो भी कम याद कराया जाता है, लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वो रिजल्ट भी याद रखें कि अगर इनिशियल चार्ज जीरो नहीं हुआ, इनिशियल चार्ज जीरो नहीं हुआ, तो आंसर क्या आता है? तो इफ इनिशियल चार्ज इन कैपेसिटर इज क्यू नॉट। इस रिजल्ट को भी याद करके जाना एग्जाम के लिए, एडवांस में काम आएगा, मेंस में भी आ सकता है, लेकिन एडवांस में, मेंस में यही दो काम आएंगे, एडवांस में इनिशियल चार्ज वाला भी काम आता है। तो इनिशियल चार्ज अगर जीरो नहीं है और क्यू नॉट पहले से चार्ज है, जैसे कि अगर मैंने बैटरी लगाया 10 वोल्ट का और कैपेसिटर पहले से ही 3 वोल्ट पे चार्ज है, तो कैपेसिटर में इनिशियल चार्ज जीरो नहीं है, यानी कि ऐसा फंक्शन बनना चाहिए जिसमें t इक्वल टू जीरो डालने पे जीरो ना आए। तो अगर इनिशियल चार्ज जीरो ना हो, यहां पे क्यू नॉट हो, तो EC माइनस क्यू नॉट वाला टर्म डिनोमिनेटर में चलेगा। तो आंसर ऐसे आता, Q इज इक्वल टू EC माइनस ब्रैकेट EC माइनस क्यू नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको भी लिख लेना, प्लीज याद कर लेना। EC माइनस क्यू नॉट, यहां पे क्या चल रहा है? EC माइनस EC ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। यहां चल रहा है EC माइनस क्यू नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। यानी इनिशियल चार्ज अगर क्यू नॉट है तो EC माइनस क्यू नॉट ई के आगे और एक्स्ट्रा माइनस क्यू नॉट वाला टर्म एक्स्ट्रा सेकेंड टर्म में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, EC माइनस EC ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे था। यहां पे माइनस क्यू नॉट आर आ जाएगा, इसमें माइनस क्यू नॉट ब्रैकेट में और आ गया, EC माइनस क्यू नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। ये याद रखना, मैंने एक दो बार एडवांस के सवाल देखे हैं जिसमें इनिशियल से स्टार्ट जीरो से नहीं हो रहा, थोड़ा पहले, मतलब पहले से ही चार्ज पड़ा हुआ है, तो हम लोग पूरा डिराइव करते हैं, उसमें लिमिट रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, जबकि छोटा सा चेंज है फंक्शन में। EC माइनस EC ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी है, इसमें हो गया EC माइनस क्यू नॉट ई रेस्ट माइनस टी बाई आर सी। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में इसको याद करने से फायदा होगा। और ये जो रिजल्ट हमने लिखे हैं बच्चों, ये रिजल्ट दोबारा आएंगे इंडक्टर में भी। आपको आइडिया होगा थोड़ा सा कि इंडक्टर सर्किट में भी ऐसे ट्रांजिएंट सर्किट बनते हैं। एक और सर्किट देखिए, और ज्यादा घबराना नहीं है, फंक्शन में बहुत सिंपल फंक्शन है। यहां पे चार्ज पहले से ही कैपेसिटर में क्यू नॉट है और ये रेजिस्टेंस आर लगा दिया, बैटरी नहीं है, यानी कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है और उसमें क्यू नॉट चार्ज है, तो यहां से अपने आप क्यू नॉट चार्ज निकल के इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने लगेगा। तो हमने बोला इस सर्किट को नंबर 2 सर्किट डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट में कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, इनिशियली चार्ज बैठा हुआ है उस पर, कितना क्यू नॉट, और हमें बताना है कि टी टाइम के बाद चार्ज कितना होगा और करंट कितना होगा सर्किट में। ठीक, तो मैंने ऐसे सोचा कि जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज चलना स्टार्ट करेगा, तो थोड़ी देर के बाद चार्ज का वैल्यू क्यू हो गया, क्यू, और करंट का वैल्यू आई। तो कहानी ऐसे है कि थोड़ी देर बाद देखा तो Q बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। तो Q बाई सी इक्वल टू आई आर। आई होता है dq बाई डी टी, लेकिन चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दिया डेरिवेटिव में, यहां रख देते हैं। आया Q बाई सी इज माइनस dq बाई डी टी इंटू आर, डी टी ऊपर आर नीचे, dq बाई क्यू इज माइनस डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यहां क्यू नॉट से क्यू, जीरो से टी, फंक्शन आया, यहां पे माइनस नहीं आएगा, क्यू नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, मतलब वन माइनस वाला आंसर नहीं आएगा। और करंट को डिफरेंशिएट करेंगे चार्ज को, तो करंट आ जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई। फंक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं है।
मेंस के लिए प्रीवियस ईयर का एडवांस जरूर करना चाहिए। ये देखिए स्विच क्लोज हो गया, चार्ज इनिशियल 0 था, यहां पर भी दो ग्राफ बना देता हूं, चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे। इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, अब घटेगा चार्ज। ये एग्जैक्ट रेडियो एक्टिविटी जैसा ग्राफ है। करंट का फंक्शन इनिशियली क्यू नॉट बाई आरसी होगा और वो भी टाइम के साथ घटेगा। तो करंट दोनों ही इस सवाल में घट रहा है, लेकिन पिछले बार में चार्ज इंक्रीज हो रहा था, अब की चार्ज डिक्रीज हो रहा है। करंट दोनों बार में ऐसे ही डिक्रीज हो रहा था। ये टाइम का फंक्शन। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आरसी है। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके भयंकर भयंकर सवाल कराऊंगा, इसलिए आप लोग अगर दिल मजबूत करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसको रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त क्वेश्चंस करेंगे इसके, अच्छे सवाल। लेकिन एक चीज और देख लो, पिछली बार में ये जो फंक्शन बना, अगर t टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख दे तो बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट पे चार्ज कैपेसिटर का सीई हो जाता है और करंट 0 हो जाता है। ये हमने पहले भी लिखा था कि कैपेसिटर ब्रांच से करंट 0 हो जाता है। करंट थ्रू कैपेसिटर इज 0 एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी स्टेडी स्टेट। थोड़ा खचपच हो गया, लेकिन लिख लीजिए। नमस्कार।